अगर आप कहानी का पहला भाग देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। माँ के आने से पहले ही मंजू अमन के घर से वापस आ गई। वो चाय बना रही थी कि उनकी लैंडलाइन फ़ोन पर माँ के दफ्तर से फ़ोन आया। हेलो मंजू, तेरी माँ की तबीयत ख़राब हो गई है, उसे सिटी हॉस्पिटल ले गए हैं। मैंने सुमन को भी फ़ोन किया था, उसका फ़ोन लगा नहीं, माँ के सहकर्मी ने बताया। अच्छा अंकल जी, मैं अभी आती हूँ। उसने सुमन को फ़ोन किया पर उसने फ़ोन उठाया नहीं। असल में सुमन जानबूझकर उनके नंबर देखकर फ़ोन उठाती नहीं थी कि कोई काम ना करना पड़े। मंजू ने जल्दी से चाय केटल में डाली और हॉस्पिटल की तरफ चल दी। मंजू हॉस्पिटल पहुंची तो माँ अभी भी ऑपरेशन थिएटर में थी। वहाँ उनके साथ काम करने वाले एक अंकल जो पापा के दोस्त थे और एक आंटी थी, वो उनके पास गई और उसने रोते हुए पूछा, नमस्ते अंकल जी। नमस्ते आंटी जी, माँ को क्या हुआ है, डॉक्टर क्या कहते हैं? बेटा, वो कह रहे थे कि ब्रेन की नस फट गई है, अब सर्जरी हो रही है, कुछ भी हो सकता है। भगवान से दुआ करो कि सब ठीक हो। थोड़ा रुकने के बाद फिर वो उसे चुप कराते हुए बोले, तुम हौसला रखो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। अंकल, हमारा माँ के सिवा अब और कोई नहीं है। वो रो दी। फिर आंटी और अंकल के चुप कराने पर चुप हो गई। फिर वो पास में भगवान की मूर्ति के आगे विनती करने लगी। वो भी उनके साथ वेट करने लगी। वो बोली, आंटी, मैंने सोचा था कि शायद सिर दर्द वगैरह होगा, इसलिए माँ के लिए चाय लाई थी। ऐसा कीजिए, आप लोग भी बहुत देर से बैठे हैं, आप दोनों ये चाय पी लीजिए। कोई बात नहीं बेटा, उन्होंने मना किया, पर मंजू ने दोनों को चाय डालकर दे दी। समय काफ़ी हो गया तो अंकल और आंटी को मंजू ने वापस भेज दिया था। करीबन 4 घंटे बाद माँ बाहर आई। मंजू ने डॉक्टर से पूछा, अब कैसी है माँ? सर्जरी तो ठीक हो गई है, बाकी उनके होश आने पर पता चलेगा। वैसे इन केसों में मरीज धीरे धीरे ही ठीक होते हैं, सो होप फॉर दी बेस्ट। डॉक्टर ने मंजू के कंधे पर हाथ रखा और वहाँ से चला गया। माँ के फ़ोन पर सुमन का फ़ोन आया। मंजू ने उठाया। सुमन भड़क कर बोली, माँ, आज कहाँ रह गई? ओवर टाइम करना है क्या? ये मंजू भी नहीं है, मुझे इतनी भूख लगी है। दीदी, मैं मंजू बोल रही हूँ, माँ हॉस्पिटल में है, सर्जरी हुई है उनकी, अभी होश नहीं आया है, आप यहाँ आ जाइए। मंजू ने रोते हुए कहा। क्या? कौन से हॉस्पिटल में? अच्छा, मैं आती हूँ। सुमन पहले उठकर तैयार हुई, फिर रास्ते में एक ठेले से 2 बर्गर लेकर खाए। घंटे भर बाद सुमन वहाँ पहुँची। वो पहुँचते ही माँ से लिपट कर जोर जोर से रोने लगी। वार्ड के सभी मरीज उसे देखने लगे। वो ऐसे रो रही थी मानो माँ मर गई हो। नर्स ने आकर उसे चुप रहने को कहा। आपको पता नहीं है कि ये हॉस्पिटल है, यहाँ शोर ना मचाइए। उसकी बात सुनते ही सुमन चुप हो गई। कुछ देर बैठने के बाद सुमन बोली, मंजू, माँ को तो अभी होश आया नहीं है, हम दोनों यहाँ क्या करेंगे? ऐसा कर, तू घर चली जा, मैं यहाँ माँ के पास रुकती हूँ। नहीं दीदी, आप जाइए, आपने कल कॉलेज भी जाना है, मैं फ्री हूँ इसलिए मैं यहाँ रुकती हूँ। दीदी, जाते वक्त एक केटल वगैरह भी ले जाइएगा। सुमन यही चाहती थी। उसकी चाल कामयाब हुई। फिर उसने सामान उठाया और वहाँ से चली गई। माँ को रात के 11 बजे के करीब होश आया। मंजू भागकर डॉक्टर्स को बुला लाई। डॉक्टर्स ने चेक किया। उन्होंने माँ से पूछा, अब कहीं दर्द तो नहीं है? माँ ने सिर हिला दिया। डॉक्टर बोले, बोलकर बताइए। माँ बोली, नहीं, कहीं दर्द नहीं है। डॉक्टर बोले, ये कौन है? उन्होंने मंजू की तरफ इशारा किया। माँ बोली, मेरी छोटी बेटी मंजू है। डॉक्टर बोले, ओके। फिर मंजू से बोले, अब ये ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं है। मंजू की आंखों से पानी आ गया। पिछले 15 सालों में ये पहली बार है जब माँ ने उसे अपनी छोटी बेटी कहा है। मंजू ने डॉक्टर से पूछा, इन्हें खाने को क्या देना है? फिलहाल जो हॉस्पिटल में खाना आता है वो दीजिए, जब छुट्टी हो जाएगी तब तक सब कुछ खाने लगेंगी। ठीक है डॉक्टर। मंजू माँ के पास बैठ गई। उसने देखा कि माँ का मुंह गंदा हुआ है। उसने गर्म पानी में एक टॉवल गीला करके माँ के मुंह को साफ किया, फिर उनके हाथ पैर भी साफ किए। पास के बेड वाली आंटी चुपचाप लेटी उसे देख रही थी। वो माँ से बोली, बहन, बहुत किस्मत वाली हो जो तुम्हें ऐसी बेटी मिली, नहीं तो आजकल के टाइम में कोई लड़की इतनी सेवा नहीं करती। बहुत ही प्यारी है। जब से आप इस वार्ड में आए हो आप बेहोश थे और वो तो ऐसे ही आपकी सेवा में लगी रही। इसने ना कुछ खाया ना पानी ही पिया। एक लड़की और आई थी, बस आकर चली गई। माँ ने मंजू की तरफ देखा और पूछा, तुमने कुछ नहीं खाया?
माँ, मैंने भगवान से दुआ मांगी थी कि जब तक आप ठीक ना हो जाओ मैं ना कुछ खाऊंगी ना पीऊंगी। भगवान ने मेरी सुन ली, अब मैं पूजा करके फिर खा लूंगी, मंजू ने कहा। क्यों बेटा, मैंने कभी तेरे साथ अच्छा सलूक नहीं किया, फिर भी तू क्यों मेरे लिए ये सब कर रही है? मैं इस लायक नहीं हूँ, मैंने तुझे सताया, उसे पापों की सज़ा दी है भगवान ने, मुझे माफ़ कर दे। माँ फूट फूट कर रो पड़ी। नहीं माँ, रोइए मत, आपने मुझे अपनाया, अपने घर में जगह दी। आपकी जगह कोई और होती तो पापा के बाद मुझे घर से निकाल देती, पर आपने ऐसा नहीं किया। मैंने जब से होश संभाला बस आपको माँ के रूप में देखा, मेरी असली माँ को मैंने कभी नहीं देखा। पर मैं उनसे नफ़रत करती हूँ, उसने आपके साथ बहुत गलत किया। आपने कभी मुझे बुरा भला नहीं कहा, ये आपकी अच्छाई है जो मैं आपको चाहती हूँ। हम भगवान को पूजते हैं, बदले में वो अगर हमें दुख देता है तो क्या हम उसे पूछना छोड़ देते हैं? इसी तरह आप मेरे भगवान हो, आपने जो भी किया उसमें मेरा भला ही हुआ। आप दोबारा ऐसी कभी मत कहना कि आपने मुझे कभी सताया। बस आपका मुझे प्यार करने का तरीका अलग है, बाकी आपकी गुनाहगार मैं हूँ। मेरी माँ ना होती तो आपकी ज़िंदगी कुछ और होती। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, मेरे लिए आप ही मेरी माँ हो। मंजू की बातों ने माँ को पूरी तरह हिला दिया था। उसने मंजू को पास बुलाया और गले से लगाकर बोली, आज से मैं तुझे पूरी तरह से अपनाती हूँ। मेरी अब 2 बेटियाँ हैं, सुमन और मंजू। मंजू खुश हो गई। माँ बोली, अब जाकर कुछ खा ले, मैं ठीक हूँ, मेरी फिक्र मत कर, जा। ठीक है माँ। मंजू वहाँ से बाहर आ गई। अमन का पीजी। अमन के एक पेपर रह गया था, 2 दिन बाद था। मंजू से बात हुए भी 2 दिन हो गए थे। नील का चैप्टर भी खत्म हो गया था। उस पर ड्रग्स बेचने और लड़कियां छेड़ने का इल्जाम था। केस चल रहे थे, अब तो बहुत लंबा अंदर जाने वाला था वो। अमन अपने पेपर की तैयारी करने लगा। बी राया बोला, यार लास्ट पेपर के बाद कहीं घूमने चले, सब मस्ती करते हैं। हम कहीं नहीं जाते, तुम्हारी वजह से मैं भी हर बार रह जाता हूँ। चल ठीक है, इस बार मैं तुझे अपने गांव ले चलूँगा, ठीक है? अमन बोला। ये भी सही है, मैं कभी किसी गांव में नहीं गया हूँ, चलो इस बार चलते हैं। बीर बोला। सुनकर अमन मुस्कुरा दिया। सिटी हॉस्पिटल। सुबह के 7 बज रहे थे। मंजू ने पूजा करके भगवान का शुक्रिया अदा किया, फिर कैंटीन से दाल चावल लेकर खाए। जब वो वापस आई तो डॉक्टर्स राउंड पर आए हुए थे। डॉक्टर ने माँ को अच्छी तरह से चेक किया और बोले, अब ये ठीक है, 1-2 दिन में छुट्टी हो जाएगी। आपकी फ़ीस जमा नहीं हुई है, 8 नंबर काउंटर पर जाकर फ़ीस जमा करा दो। डॉक्टर के जाने के बाद माँ ने मंजू को काउंटर 8 पर जाकर देखकर आने को कहा। कितने पैसे भरने हैं? मंजू ने पूछा तो वहाँ बैठी लड़की ने बताया कि 89,000 का टोटल बिल है। मंजू ने आकर माँ को बताया। माँ ने करीबन 4.5 लाख जमा कर रखा था। माँ ने मंजू को 1 लाख का चेक साइन करके दिया, जाओ बैंक से निकलवा लाओ। मंजू ने माँ से कहा, माँ मुझे ये सब नहीं आता, सुमन दीदी कर देंगे। मंजू नहीं चाहती कि सुमन इस बात पर माँ से नाराज़ हो। तू सच में बहुत सयानी है, कहकर उन्होंने मंजू के सिर पर हाथ फेरा। सुमन कब की आ गई थी, वो बाहर खड़ी इन माँ बेटी का प्यार देख रही थी, तभी उसका फ़ोन बजा। माँ का फ़ोन था। वो भागकर वहाँ से दूर हुई। हेलो माँ, अब कैसी हो आप? डॉक्टर क्या कहते हैं? हाँ बेटा, अब तो मैं ठीक हूँ, तू आ रही है? हाँ जी, बस पहुँच गई। फ़ोन रखकर सुमन ने कुछ देर सोचा, फिर वो माँ के पास आ गई। माँ से वो प्यार से मिली। माँ ने उसे चेक देकर कहा, ये पैसे निकलवा ला, हॉस्पिटल की फ़ीस भरनी है, जल्दी ले आना, शाम तक जमा करनी है, फिर तू यहाँ रुक जाना, मंजू घर जाकर आराम कर लेगी। मंजू का घर। सुमन वहाँ से आ गई। उसने नील को फ़ोन किया। नील इंडिया छोड़कर भागने की प्लानिंग कर रहा था। उसने फ़ोन उठाया। हेलो नील, क्या हाल है? मुझे भी तुम्हारे साथ जाना है। क्यों, अब क्या हुआ? कल तो मना कर रही थी, नील बोला। बस तुम्हारे बिना कैसे रहूँगी, यही सोच कर ये फैसला लिया है। ठीक है, पर तुम्हें पता है मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मेरे पास है, तुम आओ तो सही। अच्छा ऐसा करना, बैंक के बाहर मिलते हैं, कहकर सुमन ने अपने कपड़े पैक किए, फिर माँ के कमरे से सारे गहने उठाए। कुछ देर बाद वो दोनों बैंक के बाहर मिले। सुमन ने नील को 1 लाख का चेक दिखाया। नील बोला, बस सिर्फ 1 लाख, इससे क्या होगा? फिर नील ने चालाकी से चेक पर लिखे 1 अक्षर का 4 बना दिया। अब वो 4 लाख हो गए थे। उसने सुमन से कहा, अब ठीक है, इतने से काम चल जाएगा, कुछ मेरे पास भी हैं, पर इतने पैसे तुमने क्यों निकालने थे?
माँ के हॉस्पिटल बिल के लिए, पर मुझे कोई चिंता नहीं, मैं उनकी सगी बेटी मैं हूँ। वो मंजू की माँ ने हमारे पापा को हमसे अलग किया, फिर भी माँ को अब उस पर प्यार आने लगा है। मुझे ये चालाकियाँ पसंद नहीं, इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं तुम्हारे साथ जाऊँगी। चलो ठीक है। फिर दोनों ने पैसे निकाले, पूरे 4 लाख निकाल लिए, पीछे सिर्फ 60,000 बचे थे। वो वहाँ से पैसे लेकर नील के साथ नेपाल जाने के लिए कार में बैठ गए। नील ने सुमन का पासपोर्ट भी तैयार करवाया हुआ था। वो लोग 5 बजते तक नेपाल एंटर कर गए। वहाँ से फिर वो यूके निकलने वाले थे। सिटी हॉस्पिटल मंजू और माँ सुमन की वेट कर रहे थे। सुमन अब तक नहीं आई तो मंजू ने उसे फ़ोन किया, पर फ़ोन बंद आ रहा था। मंजू और माँ को पता था कि सुमन ऐसी ही है, काम कोई करना होता है और वो कहीं और बिजी हो जाती है। नर्स ने आकर मंजू से पूछा, आपने पैसे जमा करवा दिए? देखो, यहाँ के रूल के मुताबिक तो हम सर्जरी से पहले पैसे भरवाते हैं, पर तुम छोटी थी इसलिए तुम्हें टाइम दे दिया। मैं जस्ट तुम्हें बता रही हूँ, छुट्टी होने के बाद पैसे ना देने पर ये तुम्हें जाने नहीं देंगे और रूम का किराया डबल कर देंगे। इसलिए कह रही हूँ, छुट्टी होने से पहले जमा करा देना। अब मंजू को परिस्थिति का आभास हुआ। वो माँ के पास आई। माँ, दीदी को फ़ोन मिल नहीं रहा, क्या करूँ? माँ को हालात का पता नहीं था। वो बोली, कोई बात नहीं, आ जाएगी। वो शुरू से ही लापरवाह है, इसलिए मैंने तुझे कहा था। मंजू को टेंशन हो रही थी, वो माँ को बता भी नहीं सकती थी। वो सुमन की वेट कर रही थी कि माँ के फ़ोन पर मैसेज आया। उसने देखा बैंक की तरफ से मैसेज था कि आपके बैंक अकाउंट से 4 लाख रुपए निकाले गए हैं। मैसेज पढ़कर तो मंजू के होश उड़ गए। बैलेंस सिर्फ 60,000 था। अब वो क्या करे? माँ को वो बता नहीं सकती, कोई और ऐसा था नहीं जिससे वो मांगे। वो माँ के पास आई और बोली, माँ मैं घर जाकर आती हूँ, दीदी तो आई नहीं और पैसे आज जमा करवाने ज़रूरी हैं। कहकर वो जल्दी से बाहर आई। बस से टाइम लग जाता, सुबह टैक्सी करके घर पहुँची। घर पर ताला लगा था। उसे देखकर पड़ोसन आंटी भागी आई। उन्होंने मंजू को चाबी देते हुए पूछा, तुम्हारी माँ कैसी हैं अब? माँ ठीक है, मंजू ने चाबी पकड़ते हुए कहा। चलो शुक्र है। सुमन को बैग के साथ देखा तो मैं डर ही गई थी कि शायद तुम्हारी माँ ज़्यादा बीमार है, आंटी बोली। क्या दीदी कोई बैग लेकर गई? हाँ, एक नहीं 2 बैग थे। ऐसा लग रहा था मानो लंबे सफ़र पर जाना हो। मुझे चाबी देकर कहती है कि मंजू आएगी उसे दे देना। मैंने पूछा भी कि ये बैग क्या करने हैं, तो कुछ नहीं बोली और चली गई। आंटी ने बताया, कोई बात नहीं आंटी जी, कॉलेज की तरफ से कहीं ट्रिप पर गई होंगी। आंटी, मैंने माँ के लिए खाना बनाना है, हम फिर मिलते हैं। हाँ हाँ बेटा, तुम काम करो, मैं चलती हूँ, कहकर आंटी चली गई। मंजू अपना सिर पकड़कर बैठ गई। फिर थोड़ी देर बाद उसे याद आया। उसने सुमन की फ्रेंड के घर फ़ोन किया। हेलो दीदी, क्या सुमन दीदी हैं आपके साथ, या कुछ बताया उन्होंने कहीं जाने के बारे में? नहीं, मेरे साथ तो कोई बात नहीं हुई, सुमन की फ्रेंड ने सीधे जवाब दे दिया। मंजू ने घर को ताला लगाया और बैंक पहुंच गई। वो अंदर मैनेजर के पास गई और बोली, सर मेरी बहन 1 लाख निकलवाने आई थी, लेकिन वो 4 लाख कैसे हो गया? बैंक बंद होने वाला था। पहले तो मैनेजर उसे जवाब देने वाला था, पर छोटी बच्ची देखकर उसे तरस आ गया। उसने चेक काउंटर से वो चेक निकलवाया। जब चेक को ध्यान से देखा तो पता चला कि बड़ी चालाकी से 1 का 4 बना दिया गया था। मंजू की रिक्वेस्ट पर सीसीटीवी चेक करने पर पता चला कि सुमन के साथ नील था। मंजू के तो होश उड़ गए। वो बैठकर रोने लगी। अब वो पैसे कहाँ से देंगे? सिटी हॉस्पिटल। माँ के पास बड़ी नर्स आई। वो बोली, आपकी बेटी नहीं आई अभी तक? नहीं, वो खाना बनाने लग गई होगी, आ जाएगी, माँ बोली। देखिए, कल सुबह आपको छुट्टी कर देंगे, इसलिए आज फीस जमा कराना ज़रूरी है। नहीं तो कल छुट्टी के बाद जितने घंटे आप रहोगे उतने घंटे के आपको डबल पैसे देने पड़ेंगे। ये यहाँ का रूल है, मंजू को हमने बता दिया था। सुनकर माँ को भी चिंता होने लगी। उन्होंने मंजू को फ़ोन करने के लिए फ़ोन देखा तो उसमें बैंक वाला खुला मैसेज सामने आ गया। मंजू मैसेज देखकर इतना डर गई थी कि वो मैसेज बंद करना भूल गई। माँ ने जैसे ही मैसेज देखा वो घबरा गई। उन्होंने सुमन का नंबर मिलाया, पर वो बंद आ रहा था। घर का नंबर मिलाया तो कुछ देर बजने के बाद मंजू ने फ़ोन उठाया। माँ बोली, मंजू ये क्या हो गया? ये 4 लाख कैसे निकल गए? किसने निकाल लिए? सुमन भी फ़ोन नहीं उठा रही, कहीं उसके साथ कुछ बुरा तो नहीं हुआ? अब हम क्या करेंगे? हॉस्पिटल के पैसे भी भरने हैं। माँ ज़ोर ज़ोर से रो पड़े।
माँ आप चिंता ना करें, मैं पैसे का इंतज़ाम करती हूँ, आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए प्लीज़। ये सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं सब ठीक कर दूँगी, मंजू ने माँ को समझाया। माँ को मंजू की बातों से कुछ हौसला मिला, वो चुप हो गई, पर वो मन ही मन सुमन के लिए चिंता कर रही थी। वो ये सोच भी नहीं सकती थी कि सुमन ये पैसे लेकर गई है। उन्हें लग रहा था कि कोई सुमन से डरा कर उससे पैसे ले गया होगा। मंजू घर में बैठी परेशान हो रही थी। वो किससे कहे, कोई नहीं है जो इतने पैसे उन्हें देता। उनके सब जानकार उनके जैसे ही मिडिल क्लास के थे, सबकी ऐसी ही ज़रूरतें थी और ऐसे ही हालात थे। वो किससे कहे। उसके मन में एक बार अमन का नाम आया, पर वो उससे मांगना नहीं चाहती थी। वो सोच ही रही थी कि अमन का फ़ोन आया। मंजू ने उठाया। हेलो, क्या हाल है? अमन ने खुश होते हुए पूछा। मंजू खुद को संभालते हुए बोली, ठीक है। अमन ने फिर भी उसकी आवाज़ में दर्द महसूस किया। उसने पूछा, क्या हुआ मंजू? क्या तुम्हारी माँ ने या सुमन ने तुम्हें फिर कुछ कहा? उसकी बात सुनते ही मंजू रो दी। अमन जी, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं परेशान हो गई हूँ। मंजू क्या हो गया, ऐसे रो क्यों रही हो? देखो मेरा मन बहुत घबरा रहा है, प्लीज़ चुप हो जाओ, अमन ने उसकी चिंता करते हुए कहा। मंजू रोते हुए ही बोली, अमन जी माँ की सर्जरी हुई है, 89,000 जमा कराने हैं, कल छुट्टी हो जाएगी। छुट्टी के बाद वो बिना पैसे जमा कराए हमें आने नहीं देंगे और तब से कमरे का किराया भी डबल हो जाएगा। अब प्रॉब्लम ये है कि सुमन दीदी पैसे निकलवाने गई थी, 4.5 लाख था अकाउंट में। मम्मी 1 लाख का चेक दिया था, उसने नील के साथ मिलकर 1 का 4 बनाकर बैंक से 4 लाख निकाल लिए। अब बैंक में सिर्फ 60,000 के करीब ही बचे हैं, मेरे पास सिर्फ 20,000 के करीब हैं। सारे मिलाकर भी फीस नहीं दे पाएंगे, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। मंजू होके ले लेकर रो रही थी। कोई और होता तो उसकी बात ना समझ पाता, पर अमन सब समझ गया। अमन बोला, बस इतनी सी बात के लिए इतना रो रही हो? इस वक्त कहाँ हो तुम? मैं घर पर हूँ, क्या मुँह लेकर जाऊँ हॉस्पिटल? ओके, मैं अभी आया। अमन ने ये कहकर फ़ोन बंद कर दिया। आया, ये क्या कहा अमन ने? क्या वो वापस आ गए? नहीं, अभी आज थी तो उनका लास्ट पेपर था। मुझसे सुनने में गलती हुई होगी, उन्होंने कुछ और कहा होगा। वो यहाँ क्या करने आएंगे? मंजू सोचे जा रही थी, तभी किसी ने उसका दरवाज़ा खटखटाया। उसने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने अमन खड़ा था। वो हैरान। उसने अपनी आंखें मलकर दोबारा देखा, सच में अमन था। वो फिर रो पड़ी और अमन से लिपट गई। अमन ने ये उम्मीद नहीं की थी। उसने मंजू के पीठ को थपथपाया और बोला, बस बहुत रोना हो गया, अब चुप भी हो जाओ, देखो मैं आ गया ना, अब सब ठीक हो जाएगा। कहकर उसने मंजू के माथे को प्यार से चूमा। फिर बोला, अच्छा जल्दी से मुंह धो लो, चलो हॉस्पिटल चले, मैं पैसे ले आया हूँ, तुम बिल्कुल टेंशन मत करो, जल्दी करो। अमन उसे धकेलते हुए वॉशरूम में घुसेड़ दिया। जल्दी करना, मैं तुम्हारे खाने के लिए भी सैंडविच लाया हूँ, चलते चलते खा लेना। अच्छा ऐसा करो, मैं गली के मोड़ पर तुम्हारा वेट करता हूँ, तुम जल्दी से आ जाना, यहाँ से एक साथ जाएंगे तो सब बातें करेंगे। मेरी बात तो सुनो आप, मैं इतने पैसे आपसे कैसे ले सकती हूँ, और अगर मैं ना चुका पाई तो? या ऐसा करते हैं, मेरे और माँ के पैसे मिलाकर 80,000 हो जाएंगे, आप सिर्फ 10,000 दे दीजिए। मंजू मुँह हाथ धोते धोते बोली, सारे पैसे लगाकर फिर खाना कहाँ से खाओगे? और कल को फिर कोई ज़रूरत पड़ गई तो? फिर भी तो किसी से मांगती फिरोगी, तो मुझसे लेने में क्या है? ये मेरे अपने पैसे हैं जो मैंने सर के पास काम करके कमाए हैं। तुमने ये बात कहकर मुझे पराया कर दिया क्या? पैसा ही सब कुछ है? मैं जो फ्री होते ही तुमसे मिलने चला आया, उसकी कोई कीमत नहीं तुम्हारे लिए? प्यार और पैसे में क्या प्यार बड़ा है? मुझे कभी कभी लगता है कि तुम समझती हो और कभी लगता है कि कुछ नहीं समझती। अमन को उसकी बात पर गुस्सा आ गया। सॉरी, आप तो नाराज़ हो गए, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं नहीं चाहती कि कल को कोई ये कहे कि मैंने आपसे आपके पैसे के कारण रिश्ता बनाया। कहते हैं ना, कोई भी रिश्ता पैसे से टूट जाता है। किसी से दुश्मनी करनी हो तो उसे पैसे दे दो या ले लो, मंजू बोली। तुम इस बात की फिक्र ना करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं। तुम भी मत बताना, तो किसी को कैसे पता चलेगा? अच्छा तुम जल्दी तैयार होकर आ जाना, मैं मोड़ पर तुम्हारा वेट करता हूँ, अमन ने कहा। मंजू जल्दी से तैयार होकर मोन के पास खड़ी कार में बैठ गई। अमन ने उसे सैंडविच पकड़ाया और कार स्टार्ट कर दी।
जल्द ही वो हॉस्पिटल पहुंच गए। मंजू ने जाकर पहले हॉस्पिटल फीस भरी। अब ये चिंता खत्म हो गई थी। वो माँ के पास आई। माँ का रो रो कर बुरा हाल था। मंजू को देखते ही वो बोली, मंजू मेरी सुमन का क्या होगा? उसका फ़ोन बंद आ रहा है, किसी ने उससे पैसे निकलवा लिए और उसे भी ले गया। अब फीस कहाँ से देंगे? अब क्या होगा? आप पहले चुप हो जाइए, सब हो गया है, मैं पैसे जमा कर आई हूँ, आप रोइए मत, आपकी तबीयत और ख़राब हो जाएगी। फिर माँ के चुप होने पर मंजू ने माँ को अमन से मिलवाया। माँ, ये अमन जी हैं, वो अपने मोहल्ले में कमिश्नर जी हैं ना, ये उनके बेटे हैं। ये मुझे छोड़ने यहाँ आए थे तो आपसे मिलने आ गए। अमन ने उन्हें नमस्ते बुलाई। जीती रहो बेटा, तुमने क्यों कष्ट किया, ये अपने आप आ जाते। कोई बात नहीं आंटी जी, मैं यहाँ किसी को मिलने आया था, ये आ रही थी तो इसे भी बिठा लिया। अमन ने आते हुए फ्रूट लिए थे, वो मंजू को दिए। मंजू ने उनमें से 2 सेब काट कर माँ, अमन और पास वाली आंटी को दिए। माँ ने मंजू की तरफ देखा, फिर अमन की तरफ। तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो? अमन, तुम इतने बड़े घर के हो, हम गरीब हैं, तुम्हारा हमारा कोई मेल नहीं है। आंटी, आप ऐसा ना सोचे, कोई भी पैसे से छोटा बड़ा नहीं होता। फिर आपके पास मंजू है, ये इतनी इंटेलिजेंट है, शहर तो क्या पूरे राज्य में कोई नहीं है, आपसे अमीर कोई नहीं है। मैं इससे पढ़ाई के सिलसिले में ही मिला था, अमन ने कहा। जी माँ, मैं इनके घर ही ट्यूशन पढ़ाती थी, इनकी कज़िन को, आपको पता तो है। हाँ हाँ, मुझे पता है, मैं तो बस ये कह रही हूँ कि बेटा तुम तो सियाने हो, मंजू अभी बहुत छोटी है, इसलिए कोई और रिश्ता तो नहीं। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर मंजू बोली, नहीं माँ, हमें पता है, मैं अब बच्ची नहीं हूँ, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। ठीक है बेटा, मैंने यूं ही कहा था, मुझे पता है तुम दोनों ही सियाने हो। अमन तो हमारे मोहल्ले की शान है, इसकी तो लोग कस्में खाते हैं, और मेरी मंजू भी ऐसी ही है। तुम समझ सकते हो बेटा, एक माँ होने के नाते पूछा था। कोई बात नहीं आंटी जी, आपका पूछना बनता है, हमें ये सब समझ है, अमन बोला। कुछ देर बातें करने के बाद अमन बोला, आंटी जी अब मैं चलता हूँ, आप अपना ध्यान रखिएगा, कहकर वो उठ खड़ा हुआ। अच्छा बेटा, जीते रहो, ध्यान से जाना, जाओ मंजू, इसे बाहर तक छोड़ आओ, माँ ने मंजू से कहा। मंजू अमन के साथ चल दी। बाहर आकर मंजू बोली, अमन जी, मैं देखिए आप नाराज ना होना, मैं जस्ट बात कह रही हूँ, आप मुझे कोई काम दे देना या दिला देना ताकि मैं आपके पैसे वापस कर सकूँ। मुझे टेंशन रहेगी जब तक मैं आपके पैसे लौटा नहीं देती। मैं मशीन भी हॉस्टल में छोड़कर आई, नहीं तो उन शॉप्स पर कपड़े देकर पैसे कमा सकती थी, या देखूंगी कहीं काम मिल जाए अगर। मंजू काफ़ी सीरियस होकर बोली। अमन ने उसकी तरफ देखा और बोला, मंजू, मैं तुम्हारा क्या लगता हूँ? ये कैसा सवाल है भला? मंजू ने पूछा। मैं जानना चाहता हूँ, बताओ मुझे, बिल्कुल सीधा सा सवाल है कि मैं तुम्हारा कौन हूँ। आप मेरे बॉयफ्रेंड हैं, मंजू ने मुंह नीचे करके शर्मा कर रुक रुक के कहा। बॉयफ्रेंड का मतलब क्या है तुम्हारे लिए? अमन ने फिर पूछा। अगर लड़की दोस्त होती है गर्लफ्रेंड, और लड़का फ्रेंड है तो बॉयफ्रेंड। बस इतनी समझ है तुम्हें, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम इन बातों के लिए छोटी हो अभी। मेरी गलती है जो मैंने तुमसे एक्सपेक्ट किया है कि तुम हमारे रिश्ते को समझो। अमन कुछ देर चुप होकर फिर बोला, देखो मंजू, मुझे माफ़ करना, जो मैं ऊंचा बोला उसके लिए। एक दोस्त अगर दूसरे दोस्त को पैसा देता है तो उसके लिए चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम जब चाहे, जैसे चाहे, जितने चाहे मोड़ सकती हो। अगर नहीं है तो भी कोई बात नहीं, मुझे इन पैसों की ज़रूरत नहीं थी, मेरे पास काम है, मैं फिर कमा लूँगा। मेरे मम्मी पापा भी मुझे पॉकेट मनी के तौर पर पैसे देते ही रहते हैं, सो मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम कभी भी दे देना। अमन ने उसकी तरफ देखा और बोला, अच्छा मैं चलता हूँ, कहकर वो चला गया। अमन के चेहरे पर उदासी थी। मंजू ने देखी पर उसे समझ नहीं आई कि क्यों है वो उदासी। मंजू वापस माँ के पास आ गई। माँ सो गई थी, वो वहीं पास में बैठी रही, बैठे बैठे ही सो गई। अगले दिन उसकी माँ की छुट्टी हो गई, वो घर आ गए। माँ को सुमन की चिंता हो रही थी। माँ का कमरा बाहर से लॉक्ड था। माँ जब खोलकर अंदर आई तो अंदर बिखरा सामान देखकर उनकी चीख निकल गई। मंजू चीख सुनकर भागी आई। क्या हुआ माँ? वो भी अंदर का नज़ारा देखकर हैरान रह गई। माँ ने जल्दी से अलमारी में बने लॉकर को देखा, वो खुला पड़ा था, सारे गहने गायब थे।
माँ वहीं नीचे सिर पकड़कर बैठ गई। मंजू ने माँ को पकड़ा। माँ आप चिंता ना करो, सब ठीक हो जाएगा। उसने माँ को पकड़कर बेड पर बिठाया। माँ रो पड़ी। सुमन ने ये क्या किया? माँ को अब समझ आया कि ये सब सुमन का किया धरा है। पहले वो सोच रही थी कि किसी ने सुमन को किडनैप करके पैसे उससे छीन लिए होंगे। उन्होंने मंजू से पूछा, तुम्हें पहले ही पता था ना? हाँ माँ, वो पड़ोस वाली आंटी बता रही थी कि दीदी 2 सूटकेस लेकर गई हैं। मैंने उन्हें तो कह दिया कि किसी ट्रिप पर गई होंगी, पर बैंक में चेक और सीसीटीवी देखकर ये पक्का हो गया कि ये दीदी ने ही किया है। आप परेशान ना हो इसलिए आपको नहीं बताया। चेक और सीसीटीवी में क्या था? चेक में 1 का 4 बनाया हुआ था और सीसीटीवी में देखा कि दीदी के साथ वो नील था। दोनों ही पैसे निकलवाने गए थे। वो नील पर केस चल रहा है, अब वो फरार है। मुझे लगता है दीदी उसके साथ ही भाग गई हैं। उस बेवकूफ़ को ये नहीं पता कि नील अच्छा आदमी नहीं है। मैंने इतना समझाया था उसे, पर वो सुनती ही कहाँ थी। सब मेरे ही कर्मों का फल है। मैंने उसे इतना सिर ना चढ़ाया होता तो आज वो भी तुम्हारी तरह सयानी होती। आप ऐसा क्यों सोचती हो माँ? वो वापस आ जाएंगी। सब खत्म हो गया। वो सारे गहने भी ले गई है। कमरे की चाबी का उसे पता था, लॉकर की चाबी का भी पता था, वो सब निकाल कर ले गई। अब अपना क्या होगा? माँ आप चिंता क्यों कर रही हो? मैं हूँ ना, हम साथ हैं तो सब कुछ कर सकते हैं। मैं कोई ना कोई काम कर लूँगी। नहीं बेटा, मैंने पहले भी तुम्हारी पढ़ाई में बहुत ही अड़चनें डाली हैं। अब मैं चाहती हूँ कि तुम पढ़ लिख जाओ, मैं ज़रा ही ठीक हो जाऊँ, फिर मैं काम पर जाऊँगी। माँ ने कहा। ठीक है माँ, अभी मैं फ्री हूँ, तब तक तो मैं आपको काम करने नहीं दूँगी। 1.5 महीना है मेरे पास, तब तक आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। बेटा बैंक में कितना पैसा है वो निकाल कर उसे दे दो। जिससे पैसे लिए हैं वो उसे दे देंगे, तो फिर आपको कल ज़रूरत पड़ गई तो क्या करेंगे? इसलिए आप चिंता ना करें। वो मेरी फ्रेंड है, मैं धीरे धीरे उसके पैसे चुका दूँगी। नहीं तो ऐसा करते हैं कि बैंक में से 40,000 निकाल कर दे दें। कम से कम आधे तो चले जाएंगे। 20,000 अपने वास्ते रख लेते हैं। अगली तनख्वाह भी आने वाली है तो हम इतना तो दे ही सकते हैं। चलो ठीक है, ऐसा ही करते हैं। अब आप यहाँ लेट जाओ, मैं सामान सेट कर दूँ। मंजू ने माँ को लिटाया और सामान सेट करने लगी। मंजू को माँ ने 40,000 का चेक दिया। मंजू ने बैग से वो निकाले और अमन के घर आ गई। वो पहले स्टोर में गई, वहाँ अपने सामान में छुपाए पैसे निकाले। उसमें 15,000 थे। उसने 5,000 रख लिए और 10,000 उस 40,000 में मिलाकर अमन का मेन डोर खड़काया। दरवाज़ा नौकर ने खोला। मंजू ने पूछा, अमन जी हैं? नौकर ने अमन को भेज दिया। अमन मंजू को देखकर हैरान हो गया। मंजू उसे स्टोर रूम में ले गई। मंजू ने बहुत डरते हुए उसका हाथ पकड़ा और 50,000 उसके हाथ में पकड़ा दिए और बोला, ये माँ ने भेजे हैं। मैंने मना किया था कि मेरी फ्रेंड है, मैं दे दूँगी, पर माँ ने ज़बरदस्ती देकर आने को कहा है। अमन ने अपना हाथ खोल कर देखा और फिर मंजू की तरफ देखा। बस यही कहना था। उसने बड़े अजीब नज़रों से मंजू को देखा। मंजू बोली, बाकी के मैं धीरे धीरे चुका दूँगी। अमन बोला, ओके। मंजू ने देखा कि अमन का बर्ताव कुछ अलग है। वो बोली, आप मुझसे नाराज़ हैं क्या? देखिए, अगर माँ ना कहती तो मैंने ये पैसे वापस नहीं करने थे। देखिए, आप नाराज़ ना होइए। मैं नाराज़ नहीं हूँ। अगर तुम्हारा हो गया है तो मैं जाऊँ, मुझे काम है। मंजू ने सिर हिला दिया। अमन चला गया। मंजू काफ़ी देर स्टोर में खड़ी सोचती रही। अमन जी किस बात से नाराज़ हो गए? मैंने तो कुछ नहीं कहा। बात ढंग से नहीं कर रहे, ऊपर से कहते हैं कि नाराज़ नहीं हूँ। ये पहले तो ऐसे नहीं थे, कल तो ठीक ठाक थे। कुछ देर स्टोर की सफाई करने के बाद मंजू जाने लगी तो अमन की मम्मी बाहर से आती हुई उसे मिली। मंजू, तुक्का भाई, अमन नहीं मिला क्या? तुम्हारी माँ ठीक है अब? चलो आओ अंदर, 1 मिनट बात करनी है तुमसे। मंजू उनके साथ अंदर आ गई। अमन की माँ ने अमन को आवाज़ लगाई, अमन बाहर आओ, देखो मंजू आई है। अमन बाहर आया। उसने मंजू को हेलो कहा और माँ से पूछा, क्या बात है मम्मी? वो मंजू आई है, इसलिए तुम्हें बुलाया था। तुम दोनों बैठकर बातें करो, मैं ज़रा आई। माँ को पहली बार इन दोनों को एक साथ देखकर पता लग गया था कि उसका बेटा मंजू को पसंद करता है, क्योंकि उसने बचपन से कभी किसी लड़की की इतनी केयर नहीं की थी जितनी मंजू की करता है। जब से मंजू आई वो हमेशा सिर्फ मंजू मंजू ही करता रहता। माँ को भी मंजू पसंद थी, सो उन्होंने उसे नहीं रोका। अमन और मंजू बैठे थे, दोनों चुपचाप इधर उधर देख रहे थे। मंजू ही बोली,
मैं वापस ही जा रही थी कि आंटी आ गई। कोई बात नहीं, कुछ ले लो। अमन ने फ्रूट की प्लेट उसके आगे की। मंजू ने एक पीस सेब का ले लिया। वो फिर चुप हो गए। माँ को भी अजीब लगा, ये दोनों तो इतनी बातें करते थे, अब इन्हें क्या हुआ। अमन की मम्मी एक लिफाफे में फ्रूट काट कर लाई और मंजू को देकर बोली, ये ले जाओ, खा लेना और माँ को भी खिला देना। पर आंटी, मैं इतने सारे कैसे? तो अमन छोड़ आता है। जाओ अमन, तुम इनके घर छोड़ आओ। मम्मी, आप रीमा आंटी को भेज दो, मुझे काम है, अमन बोला और अंदर चला गया। दोनों उसे देखती रह गईं। फिर मंजू बोली, कोई बात नहीं आंटी जी, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं खुद उठा लूँगी। मैं तो बस ये कह रही थी कि इतने सारे देने की क्या ज़रूरत थी। थैंक यू आंटी जी, कहकर वो बैग लेकर चल दी। अमन खिड़की से उसे जाते हुए देख रहा था। वो बहुत दुखी था। उसे आज एहसास हुआ कि मंजू बेशक 17 साल की हो गई है, पर उसे प्यार की बिल्कुल समझ नहीं है। वो कंफ्यूज हो गया था कि कहीं वो मंजू को इस रिश्ते में डालकर जल्दबाजी तो नहीं कर रहा। उसे और वेट करनी चाहिए थी। उसने मन ही मन तय किया कि वो मंजू को और टाइम देगा। अगर बाद में इस रिश्ते को समझने लगी तो ठीक, नहीं तो फिर देखा जाएगा। अब मंजू जो भी कर रही है सिर्फ इसलिए कर रही है क्योंकि अमन उसकी इतनी मदद करता है। वो उसे ना नहीं कर सकी, इसलिए हाँ कहा। मुझे ये पहले क्यों नहीं समझ आया। फिर एक पल उसे लगता है कि नहीं, उस दिन मंजू कह रही थी कि वो बचपन से उसको पसंद करती है। फिर सोचा कि ऐसे पसंद करना और प्यार करना अलग बात होती है। जिस पसंद करने की वो बात कर रही थी वैसा हम हीरो हीरोइन, सिंगर, लेखक, पेंटर वगैरह को भी पसंद करते हैं। पता नहीं, पर मुझे कुछ समय देना होगा। वो कंफ्यूज हो रहा था। मंजू वापस घर को आ रही थी तो सोचे जा रही थी कि अमन जी को क्या हुआ, वो ऐसे क्यों बातें कर रहे थे। क्या मेरे पैसे वापस करने से वो नाराज़ हो गए? पर वो तो आज नहीं तो कल वापस करने ही थे। क्या बात हो सकती है? कोई तो बात है। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और लाइक के साथ साथ मेरे वीडियो को हाइप करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। उम्मीद करती हूँ कहानी आप लोगों को पसंद आ रही होगी। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।